नमस्कार। खबरों में आपने पढ़ा होगा कि साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, सरकार उसको फिर से विकसित करने की बात कर रही है। फिर से विकसित करने का मतलब क्या होता है कि उसको लोगों को आशंका है कि उसको एक मॉडर्न पर्यटन स्थल की तरह बना दिया जाएगा और वो जो आश्रम है उससे जो उसका जो मौलिक स्वरूप है, उससे जुड़ी जो यादगारें हैं महात्मा गांधी की, वो एक तरह से उससे खत्म हो जाएंगी या उसमें कमी आएगी। लोगों को यह एहसास ही नहीं होगा कि दुनिया भर को हिला देने वाला और मशहूर एक व्यक्ति कितनी सादगी और सरलता से वहां उस आश्रम से रहते थे। तो आज इसी प्रश्न पर चर्चा के लिए हमारे पास हमारे साथ हैं महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी। नमस्कार तुषार जी। तुषार जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा इतिहास हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग हैं, इतना तो गूगल से पता चल जाता है लोगों को कि 1915 में एक कोचरब आश्रम में स्थापना किया था। उसके बाद 1917 में साबरमती आश्रम, जो साबरमती नदी है उसके किनारे बनाया था। काफी सुंदर जगह है, बड़ी। लेकिन उसका क्या महत्व है गांधी जी के जीवन में और फ्रीडम मूवमेंट में? देखिए, साबरमती आश्रम जो था वो कोचरब आश्रम में बापू दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद बसे और वो शहर के बीचों बीच था। और जब उन्होंने वहां पर एक हरिजन परिवार को शामिल किया अपने साथ रहने को, तो आश्रम वासियों में से ही कई ने और जो उनकी अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी उसका विरोध किया और आश्रम को बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। तो बापू ने कहा कि इससे अच्छा है कि हम हमारी ऐसी कोई जगह पे चले जाए शहर के बाहर, और इसलिए उन्होंने साबरमती नदी के उस पार, जहां अभी शहर फैला नहीं था, वहां जमीन ढूंढना शुरू किया और जमीन वहां पाई और उन्होंने वो खरीदी अपने ट्रस्ट के नाम पर से। और फिर जब अहमदाबाद में शहर में प्लेग फैलने लगा, तो फिर आश्रम वासियों की सुरक्षा के लिए तब तय किया गया कि अब हम सारे जो नई जगह है वहां चले जाए। तब वो जमीन जो थी वो एकदम उज्जड़ जमीन थी, वहां कुछ नहीं था। तो आत्मश्रम से उन्होंने वो आश्रम की पूरी रचना की। आश्रम वासियों ने ही अपने कार्य से वहाँ जो सारी चीजें स्थापित की, और धीरे धीरे वो आश्रम और उससे संलग्न जो सारी एक्टिविटीज की संस्थाएं थी उनकी स्थापना होती गई। जो आज आजू बाजू का विस्तार था उसको भी विकसित किया गया, और इस तरह से साबरमती आश्रम की स्थापना वहां हुई। उस स्थापना के दरमियान ही आजादी की जंग भी का भी आगाज हुआ। जो असहकार आंदोलन शुरू किया बापू ने 20 में, वो आज साबरमती आश्रम से ही शुरू हुआ। और फिर चौरी चौरा में हुई हिंसा की वारदात के कारण वो पूरा वापस भी बापू ने ले लिया और पूरी सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। वो भी साबरमती आश्रम से ही किया गया था। और उसके बाद अंग्रेजों ने उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगाया और उनके ऊपर मुकदमा चलवाया। वो भी साबरमती आश्रम में थे तभी किया गया, वहीं से उनको गिरफ्तार करके कारागार में डाला गया था। तो ये सारी चीजें चलती रही साबरमती आश्रम में। ये इतिहास, आजादी का इतिहास वहां बनता गया। और असहकार आंदोलन को स्थगित करने के बाद बापू ने साबरमती आश्रम को अपना ट्रेनिंग सेंटर भी बना दिया। उन्होंने समझा कि सत्याग्रहियों को भी जैसे फौजियों को ट्रेन किया जाता है, वैसे सत्याग्रहियों को भी ट्रेन करना पड़ेगा। अहिंसात्मक सविनय कानून भंग कैसे किया जाता है उसकी टेक्निक उनको सिखानी पड़ेगी। वो जो शिस्त होती है, डिसिप्लिन होती है,
वो उनको सिखानी पड़ेगी। तो वो ट्रेनिंग भी साबरमती आश्रम में से ही दी जाती थी। तो ये सारी चीजें साबरमती आश्रम में चलती रही और इसीलिए उसे उस जमाने में सत्याग्रह का केंद्र बिंदु। जी माना जाता है। अच्छा, जहां तक मैंने पढ़ा है या सुना है कि जो चरखे का डेवलपमेंट हुआ, जो चरखे का मॉडल, वो भी गांधी जी ने वहीं रहते हुए ये किया था, क्योंकि गांधी जी ने बात तो की थी हिंद स्वराज में भी और उसके बाद भी कि भाई हमको अपना जो देसी कपड़ा बनाने का है तरीका, सूत काटने का, बुनने करना चाहिए, लेकिन चरखे का कोई मॉडल बहुत अच्छा नहीं था। तो साबरमती आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने चरखे का मॉडल भी विकसित कराया था। भाई हालांकि एक चरखा मैं ले भी आया था पिछली बार जब वहां गया था, तो वहां जो है दुकान है वहां से। जी हाँ, बिल्कुल। चरखे का विकास भी वहीं से हुआ। खादी का जो पूरा रिवाइवल था वो साबरमती आश्रम से ही हुआ। साथ साथ जैसे जैसे आश्रम विकसित होता गया वैसे वैसे वो सारी चीजें बनती गई जो बापू ने अपने ग्राम स्वराज की परिकल्पना में की थी कि कैसे गांव सुधारे जाएंगे और वो एक स्वावलंबी कम्युनिटी बन जाएंगे। और ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी उसमें जो भी सारी चीजें जरूरी थी उनके ऊपर जो रिसर्च और संशोधन हुआ वो सारा साबरमती आश्रम से हुआ। और अच्छा, इसीलिए मोटे तौर पे जैसे मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि वहां पर एक बड़ी खुली जगह है, आज भी पेड़ हैं बहुत अच्छे अच्छे नीम के और तमाम। और एक जो जिसमें गांधी जी खुद रहते थे उसको हृदय कुंज कहते थे, और वो बहुत सिंपल बना था, खपरेल है ऊपर, और उसकी जो फर्श है वो मामूली पत्थर है। और गांधी जी एक डेस्क में बैठ के जमीन पे काम करते थे, बैठ के वो लिखने पढ़ने का काम करते थे। सामने ही एक विनोबा जी की कुटिया थी और मीरा बहन की कुटिया थी। इसके अलावा उसका थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसा लगता है देखने में? और देखिए, साबरमती आश्रम जब स्थापित किया गया तब वो साबरमती नदी जो थी उसको उसके एक किनारे पर था। वो नदी का किनारा भी आश्रम के की जमीन में था। आज जब वहाँ जाते हैं पर्यटक देखने जाते हैं दर्शनार्थी, तो साबरमती नदी आश्रम से हट गई है। वो रिवर फ्रंट वाला डेवलपमेंट पूरा नदी और आश्रम के बीच में आ गया है। तो वो जमीन भी बापू के समय में साबरमती आश्रम की थी। और आज जो लोग जाते हैं और आश्रम मान के जिसे देखते हैं वो बापू के वक्त के आश्रम का एक छोटा सा हिस्सा ही है। जो साबरमती आश्रम को छू कर सड़क जाती है उसकी दोनों ओर की जो जमीन थी वो पूरी की पूरी साबरमती आश्रम के लिए 95 एकड़ जमीन बापू के समय में दी गई थी। उसमें फिर वो रास्ता, तब बापू के वक्त वो रास्ता वहां नहीं था, तो पूरी जमीन एक साथ एक खंड में थी। और वहां फिर गौशाला थी, सफाई आश्रम था, नई तालीम का आश्रम था, शाला थी, एक शिक्षा प्रदान करती थी उसके लिए। फिर जो कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए केंद्र किया गया था वो वहीं से चलता था। ये सारी चीज मिलाकर साबरमती आश्रम हुआ करता था। आज अब एक 5 एकड़ की जमीन है जिसमें ये संग्रहालय और हृदय कुंज और दो चार और जो बिल्डिंग्स है वो आज भी है। जैसे मगन कार्यालय और हाँ, वो मगन भाई का। निवास है और वो सब है जहाँ मगनलाल गांधी रहते थे। और आपने बताया विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर वो है। वैसे ही एक दो और भी जगह हैं वहाँ कुछ और कार्य चल रहे हैं। आज बापू के वक्त के जो कार्य थे वो अभी नहीं है उसमें, लेकिन कुछ और वैसे ही संलग्न कार्य से चलते आते हैं। सफाई विद्यालय एक तरफ है, वो आश्रम के अभी का जो 5 एकड़ का आश्रम है उसके बगल में स्थापित किया गया। तो काफी वैसे वो चेंजेस आते गए। जैसे जैसे 1930 में जब बापू ने
दांडी कूच का आरंभ वहां से किया। और दांडी यात्रा में निकलते वक्त उन्होंने कहा कि अब आजादी लेकर ही मैं वापस आऊंगा, वरना जी साबरमती जी आश्रम लौटूंगा नहीं। तो उन्होंने 30 के बाद आश्रम में कभी वास नहीं किया था और ये कहा था कि अब आश्रम हम छोड़ दें। और 1933 में एक वक्त ऐसा आया था कि जब बापू ने देखा कि अंग्रेज सल्तनत जो है वो सत्याग्रहियों पर और किसानों पर बहुत अत्याचार कर रही है। वही वक्त था जब खेड़ा का किसान आंदोलन भी हुआ था और बापू ने देखा था कि किस बर्बरता से अंग्रेज सल्तनत ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया था और उनकी क्या हालत कर दी थी। तो बापू के दिमाग में एक ख्याल आया कि ये पूरे सत्याग्रह का सेनापति मैं था, मेरे कारण ये सत्याग्रह हुआ, लेकिन मुझे छोड़कर मेरे सैनिकों के ऊपर दमन कर रही है ये सरकार, वो वाजिब नहीं है। तो अगर उनकी जमीन, उनके घर, उनकी मिल्कियत जब्त कर ली जा रही है, सरकार एक पेनल्टी के रूप में जब्त कर रही है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं रहता कि मैं अपने घर को बचा के रखूं। तो उन्होंने ये जी जी प्रस्ताव रखा कि हम साबरमती आश्रम पूरा सरकार को दे दे और कहे कि भाई तुम सबकी, किसानों की और गरीबों के घर और जमीन जब्त कर रहे हो, उससे अच्छा हमारा आश्रम जब्त कर लो, क्योंकि इसी आश्रम में से सत्याग्रह होता है। तो बापू ने ये निश्चय कर दिया कि मैं ये आश्रम सरकार को दे दूंगा और एक विरोध के स्वरूप में वो दिया जाए। पर गुजरात के जो बापू के साथी थे, उस वक्त के नेतागण थे, उन्होंने बापू को समझाया कि आश्रम मत दे दीजिएगा, आश्रम में से हम और भी कई प्रवृत्तियां कर सकते हैं। तो तब जी जाके बापू ने ये फैसला किया कि इस आश्रम को मैं हरिजन सेवक संघ को दे दूं और हाँ तो ये कहूंगा कि इससे हरिजनों की के उद्धार का कार्य करे, इस आश्रम का प्रयोग हरिजनों के उद्धार के लिए करे। इसलिए आश्रम की ही जमीन पर कई हरिजन परिवारों को भी बसाया गया और इस तरह से सत्याग्रह आश्रम में से वो हरिजन आश्रम के रूप में माना जाने जी लगा। जी जी ये इतिहास अच्छा था जी साबरमती। ये इसका इतिहास है। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद वहाँ मेरे ख्याल से मुख्य द्वार से जब जाते हैं तो बाएं हाथ पे एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें तमाम मैंने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के जीवन के बारे में तमाम चित्र भी लगे हैं और उसकी एक झलक मिलती है पूरी। सन 50 में वो संग्रहालय चार्ल्स कोरिया के हाथों डिजाइन करवा के बनवाया गया था और चार्ल्स कोरिया ने बहुत अपनी करतब दिखा के एक बहुत ही खूबसूरत पर बहुत ही सादी इमारत वहां बनाई, ताकि वो आश्रम का जो एक की आत्मा थी उसके साथ घुल मिल के रहे। मेल ऐसा खा नहीं सके। कोई अभी इस वक्त कोई मॉडर्न वस्तु बनाई हो, शिल्प बनाया हो। इसलिए वो उसे इस तरह से बनाया था और उसे बहुत प्रशंसा भी मिली थी उस वक्त 1950 में। उसके पहले वो जो संग्रहालय स्वरूप था वो हृदय कुंज में ही रहता था, लेकिन फिर जी जी ये तय किया गया कि इसको इस तरह से संग्रहालय को अलग करेंगे ताकि लोगों को भी वो देखने में आसान पड़े। और हृदय कुंज बहुत छोटा है, 2-3 कमरों का घर है पूरा, तो उसमें हाँ, जगह, तो बहुत एक छोटा सा घर है, रेजिडेंशियल घर है वो। जी जी। तो इसलिए अच्छा, वो इस समय कौन आश्रम को चला रहा है तुषार जी? ये आश्रम का इस समय संचालन कैसे होता है? देखिए, आश्रम का एक तरीके से 1933 में हरिजन सेवक संघ को दे दिया गया था, तो जमीन और जो इमारतें हैं उनकी मालिकी हक हरिजन सेवक संघ को के पास है। उसके बाद साबरमती आश्रम हेरिटेज कंजर्वेशन ट्रस्ट करके बनाया गया, जिसने वो 5 एकड़ की जो जमीन है उसमें जितनी चीजें हैं उसको संभालने की जिम्मेदारी उनको दी गई। फिर जो गौशाला थी उसका गौशाला ट्रस्ट होगा, उसके पास जमीन है। उसके उसी तरह से जो ग्रामोद्योग का है उसमें उनका है। चरखा आश्रम जो है वो उनके पास है। वैसे 5 संस्थाएं आज हैं जो किसी न किसी स्वरूप में
आश्रम की जो सारी प्रॉपर्टी है उसको संभाले हुए है, उनकी मिल्कियत में। वैसे वो सारी प्रॉपर्टी बापू के वक्त साबरमती आश्रम ट्रस्ट जो बापू ने स्थापित किया था 1917 में, मगनलाल गांधी और बापू की हस्ताक्षरों से जो ट्रस्ट बना था उसकी मालिकी में था, लेकिन 33 में उसको फिर इस तरह से दे दिया गया और आज वो 5 ट्रस्ट हैं जो इसको संभालते हैं। लेकिन बापू की हत्या के बाद जब गांधी स्मारक निधि बनाई गई तो साबरमती आश्रम और मणि भवन बम्बई में और दिल्ली में जो गांधी नेशनल म्यूजियम है, वो 3 चीजों की जिम्मेदारी भी गांधी स्मारक निधि को दी गई है। तो इस तरह से जी। ये और ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसी न किसी स्वरूप से साबरमती आश्रम के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अच्छा, आप लोगों की कोई भूमिका है उसके संचालन में, जो उनके वंशज हैं, परिवार के लोग हैं? नहीं, परिवार के कोई भी किसी भी ट्रस्ट में नहीं है। बापू ने ये तय किया था कि ये जो जगह है वो समाज की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसमें परिवार का कोई भाग नहीं होना चाहिए। इसलिए परिवार में से कोई कभी भी इन संस्थाओं के ट्रस्ट्स पे या आश्रमों में कोई रोल नहीं निभाते। अच्छा, अभी क्या चर्चा है कि वहां सरकार करना क्या चाहती है? देखिए, इसके बारे में प्रश्न ही ज्यादा है, जवाब मिलते नहीं है, क्योंकि सरकार ने क्यों ये पता नहीं है, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बहुत चुप्पी साधी हुई है और क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी वो स्पष्ट तरीके से देती नहीं। मैं 2-2.5 साल से इसके बारे में जानकारी रखता हूँ, क्योंकि जो निवासी हैं जिनको ये कई महीनों पहले कहा गया था कि उनको वहां से विस्थापित किया जाएगा, वहां से उनको कहीं और ले जाया जाएगा, वो मेरे पास आते थे। जब भी मैं साबरमती आश्रम जाता तो मेरे पास आते और मुझे कहते कि हमें बचा लो, हमारे घर बचा लो, ये हमें उजाड़ देंगे। मैंने कई बार जानने की कोशिश की, जब भी मैंने जो ट्रस्टीज हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ पता नहीं है, न्यूज़पेपरों में रिपोर्ट आते हैं उसमें से जानकारी मिलती है, उतना ही हम ही जानते हैं। पर न्यूज़पेपर्स में जो जानकारियां आती थी समय समय पर, उससे ऐसा लगता था कि सरकार अपना जो कार्यक्रम है उसमें काफी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि कौन आर्किटेक्ट करने वाला है उसकी भी घोषणा हो चुकी मीडिया में। फिर मीडिया के रिपोर्ट्स में वो क्या करने वाले हैं उसके ड्राइंग्स भी छपे थे। ये सारी चीज मीडिया में आती थी, लेकिन ना ट्रस्टियों को ये मालूमात थी, ना सरकार कुछ बताती थी। इसलिए बहुत लाजमी था कि इसके बारे में चिंता हो कि ये क्या करने वाले हैं। आज भी स्पष्ट तरीके से कोई जानकारी दी नहीं गई है। जब ये विवाद उठने लगा तो सरकार ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा उसको संवारेंगे। पर वो क्या संवारने वाले हैं वो भी नहीं बताते। कभी कहते हैं कि एक विश्व स्वरूप का एक पर्यावरण स्थल बनाने वाले हैं, और कभी कहते हैं कि नहीं, वो जैसा है वैसे ही रखेंगे, जब थोड़ा उसमें सुविधाएं बढ़ा देंगे। ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ सुविधाओं की अगर बात हो तो 1200 करोड़ रुपए की सुविधाएं ऐसी तो क्या लगाने वाले हैं कि अच्छा, उसमें 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है वहां? प्रोजेक्ट है। अब ये कहते हैं कि भाई आश्रम पे तो हम 300 करोड़ ही खर्चा करने वाले हैं, बाकी तो बाकी का जो सब काम करना है उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 350 करोड़ रुपए भी उस आश्रम पे क्या खर्चा करेंगे? क्या हृदय कुंज को संगमरमर से मढ़वाएंगे? क्या करेंगे वो कि 350 करोड़ रुपया वो 5 एकड़ जमीन के ऊपर वो खर्चा करने वाले? मुझे तो समझ में नहीं आता। चिंता की दूसरी बात ये भी है कि अगर अभी जो वहाँ 3-4 जनरेशन से जो लोग रहे हैं वहाँ रहते आए हैं, उनको अगर विस्थापित करके उनका स्थलांतर करवाने वाले हैं,
तो उनको पैसा देने के बाद उनकी खाली की हुई जमीन क्या वापस हरिजन सेवक संघ के पास चली जाएगी जो उसका ओनर था, या फिर जी। सरकार कहेगी कि हमने पैसा दिया है, अब ये जमीन हमारी हो गई, हम कुछ भी करें उसमें। तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि आश्रम का जो अपनी मालिकी का भूखंड है उसको हड़प लिया जाए, और उसके बाद हड़पने के बाद तो सरकार उसमें कुछ भी कर सकती है। उसमें कोई नहीं गारंटी, एक तो बार इसमें हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि वो उसका क्या उपयोग करेगा। तो वो नहीं, क्यों कर रहे पूरा हैं इसका कुछ आइडिया, कोई अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? जबकि दुनिया में एक ये प्रचलित मान्यता है कि ऐसे स्थान स्थान का ही महत्व होता है, वहां संगमरमर लगाने का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, इसका कोई महत्व नहीं होता। जो स्थान जैसा था उसी का महत्व होता है। तो क्यों कर रहे हैं ये, आपका कोई अनुमान? यही चिंता का कारण है, क्योंकि जो अनुमान करने बैठते हैं तो बहुत घिनौना एक साजिश जहन में आती है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि साबरमती आश्रम में आने वाले इंसान को उसकी सादगी और जो कम से कम उपभोग करने की बापू की जीवन शैली थी उसके बारे में एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। जब वो हृदय कुंज देखते हैं तो मैंने सुना है कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना बड़ा आदमी इतनी सादी जगह पे रहता था, इतनी कम चीजों में रहता था। तो वो जब वो देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि नहीं, अगर वो इतना सादा था तो वो खरा भी होगा कहीं जाके। और अगर उसे ही बदल दिया जाएगा तो फिर जो आइंस्टाइन ने कहा था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा जब लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़ मास का ऐसा एक इंसान कभी भी हाँ, दुनिया जी में रहा होगा। रहा, वो भी भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो एक दंत कथा बन जाएगी, एक माइथोलॉजी बन जाएगी कि भाई हम कहते हैं इसलिए वो सादा था। आज आप साबरमती आश्रम जाओ, सेवाग्राम जाओ, तो आपको जीवंत उदाहरण दिखता है साबरमती आश्रम में हृदय कुंज और सेवाग्राम में बापू कुटीर देखने पर कि वो कितना सादा इंसान था, कितनी कम उपभोग से वो जीता था। तो कहीं ये वो तो साजिश नहीं है कि इसका अस्तित्व ही इतना बिगाड़ दे, इसका चेहरा ही इतना बिगाड़ दे कि आने वाली पीढ़ियों को लगे कि नहीं नहीं, ये तो कोई मुगल बादशाह होगा, ये संगे के घर में रहता होगा, ये वो। ये बहुत चिंता का विषय है, इसलिए और इस ये भी हो सक ये भी हो सकता है क्या कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ये भी रहता है कि जैसे वो पार्लियामेंट भी नहीं बना रहे, तो हर जगह वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, तो वहां उनका भी एक फोटो और पत्थर लग जाएगा कि साहब इसका नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो तो लगने ही विकास वाला है, किया। वो तो लगने ही वाला है। शायद आश्रम से भी बड़ा वो शिलालेख लगाया जाएगा कि ये सारा नरेंद्र मोदी का किया हुआ है। वो अभी तो वो जो प्रदर्शनी है, म्यूजियम है, उसके ऊपर पंडित नेहरू के नाम की तख्ती लगी है क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। और आप तो जी जानते हो जी। नाम से उन अभी नरेंद्र मोदी जी को कितनी परहेज है। तो ये भी एक साजिश हो सकती है कि अब उससे बड़ा कुछ दिखा, और उनको तो बड़ी चीजें ने इतिहास बड़ा नहीं लगता, उनको तो अपनी रचनाएं बड़ी करनी होती है। इसलिए कहीं जो मूर्ति होती है उसकी ऊंचाई नापने बैठ जाते हैं, कहीं जलियांवाला बाग की का जो एक 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 तीर्थ था हमारे सैकड़ों लोगों के बलिदान का, उसको एक पर्यटन स्थल बना देते हैं वो, और एक बाग बना देते हैं, गार्डन बना देते हैं जहाँ कुछ चंद सालों में वहाँ प्रेमी युगल आके अपनी पिकनिक मनाएंगे, अपनी जी जी। सेल्फियां लेंगे, और भूल जाएंगे कि इस मिट्टी में कई शहीदों का खून मिला हुआ था। जब हम पहले जाते थे तो भले ऐसे लगता था कि यहाँ कुछ किया नहीं है, लेकिन वो देखने पर दिखता था कि ये धरती पावन है, इसकी धूल में तब के बलिदानियों का खून मिला हुआ है। मुझे याद है कि मेरे जीवन काल में मैं जो 3-4 दफा जलियांवाला बाग गया हूँ, तो जलियांवाला बाग पहुंचने पर हमेशा मुझे ये हुआ है कि शायद आज भी
अंग्रेजों ने चलाई हुई गोलियां यहाँ कहीं पड़ी हुई मिलेगी। जी जी, रोमांच हो जाता है मन में और पूरा दृश्य जो है वो दिमाग में आ जाता है, खौल गोलियों के जाता है। जी धमाके सुनाई देते, तब जब जाते थे तो गोलियों के धमाके सुनाई देते थे, लोगों की चीखें सुनाई देती थी, हमें कोई मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी वहां। वो माहौल देख के ही पता चलता था कि कितना घिनौना कृत्य वहां किया गया। और मैंने तो अभी तो तस्वीरें ही देखी है जो किया गया है अब वहां पर। जी जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया आधुनिक गार्डन बन गया होगा। अच्छा, जो ये रीडेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में पोरबंदर में भी हमने सुना है कि जो मौलिक स्वरूप था घर का, जहाँ रहते पैदा हुए थे बापू, वहां भी आसपास में काफी बदल गया। मैं तो देख रहा था कि वो रामेश्वरम में जैसे कलाम साहब के भी घर बिल्कुल बदल के मॉडर्न हो गया, म्यूजियम हो गया, दुकानें खुल गई। तो पोरबंदर में भी क्या हुआ है? पोरबंदर में अभी तक, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में है, बापू का जो घर है। देखिए, पोरबंदर में दो चीजें हैं। एक तो जो बा और बापू का घर था, बापू का घर और बा का घर, वो इमारतें अलग है। आप आज भी अगर पोरबंदर जाते हो तो कीर्ति मंदिर जो कहलाता है वो अलग है। वो एक स्मारक, वहाँ के जो मेहता करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ये तय किया कि हम यहाँ एक स्मारक बनाएंगे। इसलिए जो गांधी परिवार का घर था उसको छोड़ के आपस का पूरा मोहल्ला उन्होंने खरीद लिया, और वो मोहल्ला तोड़ के वहां पर उन्होंने एक बहुत भव्य स्मारक बनाया। अभी जब आप जाते हो तो पहले आप कीर्ति मंदिर में एंटर एंटर करते हो, और फिर बाजू की तरफ एक दरवाजा दिखता है जहां पर लिखा है कि यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। और वो जी। गांधी परिवार का घर था, वो वैसे का वैसा ही है। मैं समझता हूँ कि आज भी वैसा ही रखा गया होगा। पर ये विजिटर्स को जानना बहुत जरूरी है कि वो जो भव्य इमारत जो है पूरी स्मारक की, अगल बगल का सब बदल दिया गया है। वो बदल दिया गया था। पर बापू का जो घर है उतनी ही इमारत उस वक्त की गांधी परिवार के अच्छा। घर, बापू के जन्म स्थल की है। उसी तरह से पीछे उसी इमारत के पीछे की तरफ मोहल्ले में बापू बा का भी घर और जन्म स्थल है, वो भी वैसे रखा गया। बा के जन्म स्थल में उन्होंने करीबन 10-12 साल पहले मरम्मत के नाम पर बहुत नुकसान किया, और कई जो पुरानी रचनाएं थी वो तोड़कर वहाँ नई टाइल्स लगा दी गई है, और ऑयल पेंट लगा दिया गया है, और इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स लगा दिए गए हैं, और वो सब किया है। अ, पर अभी तक मूल स्वरूप वैसा ही है उन दो इमारतों का। अच्छा, सेवाग्राम वर्धा वगैरह की क्या स्थिति है अभी? सेवाग्राम आश्रम तो वैसा ही है जैसे बापू के वक्त में वो था, जो आश्रम और जिसमें बाप कुटीर और बापू कुटीर है, वो तो वैसा ही है। उसके आजू बाजू अभी सेवाग्राम में वही एक मामला उठा है कि वर्धा से सेवाग्राम का जो रास्ता है वो एक स्टेट हाईवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो वो जो 2 लेन वाला हाईवे था उसको विकसित करके 4 लेन का हाईवे बनाने की फितरत है। तो जो हुआ क्या था कि जब सेवाग्राम की स्थापना हुई तो वर्धा स्टेशन से करीबन 15 किलोमीटर दूर ये आश्रम था। तो लोगों को वर्धा स्टेशन से उतर के पैदल आना पड़ता था आश्रम आने को, और वो बंजर जमीन थी, सूखे का था। तो जब गर्मियों का मौसम होता था तो धूप में चल के आना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो सबसे पहले काम जो बापू ने करवाया था वो कहा था कि भाई स्टेशन से आश्रम तक के रास्ते के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण करके वृक्षों को विकसित किया जाए। तो कई सैकड़ों वृक्ष वहां रोपे गए बापू के काल में, कुछ शायद बापू ने खुद ने भी लगाए हो। और पिछले करीबन 80-90 साल से वो वृक्ष वहां थे। पर ये रास्ता बड़ा करने के बहाने से उसमें से कई सैकड़ों वृक्षों को काट दिया गया।
तो सेवाग्राम के कुछ वृक्ष प्रेमी और गांधी प्रेमी थे, उन्होंने उसके भी खिलाफ आवाज उठाई, मैंने भी आवाज उठाई थी। पर सरकार एक बार ठान लेती है तो फिर कोई किसी का सुनती नहीं है, और उसमें प्रमाण सेवाग्राम कैंपस में भी कहते हैं कि काफी नई इमारतें बन रही हैं जो पुराने नहीं, स्ट्रक्चर से मेल नहीं खाती है अभी कैंपस में। तक जो इमीडिएट कैंपस है, जहाँ बापू कुटीर और बा कुटीर और हाँ वो अलग है वो। आदि आदि कुटीर आश्रम और वो है, वो बचे हुए हैं। थोड़े बहुत इमारतें बन रही है, क्योंकि एक सेवाग्राम को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान पिछली राज्य सरकार ने किया था, और उसके मुताबिक कुछ ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज और वो सब बनाने वाले थे। उसके लिए अगल बगल में वो बांधना शुरू किया था। हमारी मुसीबत ये है कि हम हेरिटेज को समझते नहीं। जी जैसे परदेश में जब हेरिटेज की बात होती है तो ना सिर्फ वो इमारत, बट पर उसके आजू बाजू का पूरा पर्यावरण को भी हेरिटेज समझ के उसका उसको संभाला जाता है, और उसमें कोई बदलाव नहीं किए जाते हैं। हमारे उसमें है कि ठीक है, बापू कुटीर हेरिटेज है ना, उसके आजू बाजू हम 5 सब बदल सितारे देंगे। ये तो क्या फर्क पड़ता है, बापू कुटीर तो रखी है ना हमने। पर वो, ये जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक हमारे सारे जो मॉन्यूमेंट्स है उनकी यही दशा होने वाली अच्छा, मैंने देखा कि आपका लेख छपा है, तमाम अखबारों में लेख छप रहा है साबरमती आश्रम को लेके। आज योगेंद्र के अलग साहब का भी एक लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। तो ये सबसे लोगों की कुछ प्रतिक्रिया आपके पास आ रही है? लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ आपसे कह रहे हैं, कुछ आपसे अपेक्षा है? कई लोगों ने इसके बारे में अपनी नाराजगी जताई है, चिंता जताई है। मैंने सबको कहा है कि देखिए, हम तो सिर्फ महज बापू के एक बायोलॉजिकल डिसेंडेंट्स हैं। जी। ऐसा मत सोचिए कि उसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। नहीं नहीं, अगर आप, बापू को भाई पूरा देश के राष्ट्रपिता थे वो तो। हाँ, तो अगर वो मानते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, और जिनको भी ये चिंता है उनको वो अधिकार है कि वो उसके बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करें और अपने तरीके से उसके खिलाफ विरोध जताए और दर्शाए। अ, मैंने कई बार इसके लिए कोशिश की है, लोगों ने सत्याग्रह करने की बात की है, लेकिन आज के दौर में सत्याग्रह को समझना भी बहुत जरूरी है। सत्याग्रह का मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाता कि हम साबरमती आश्रम के दरवाजे पे जाके बैठ जाएं और हाँ करे, ये करे। सत्याग्रह की एक सिस्टम बापू ने की थी, जिसमें कई पड़ावों पे से गुजर के आखिर में वो उपवास सत्याग्रह तक पहुंचना पड़ता था। और ये वो सब किए बगैर अगर कुछ लोग जाके साबरमती बैठ जाते हैं हाँ, तो धरना में और सत्याग्रह में तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। विरोध इस प्रदर्शन और धरने में, सत्याग्रह में फर्क है। आज अभी एक आज अभी जब एक हम, खबर आई है। हाँ, जी हाँ, बताइए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज जब हम आजाद मुल्क है और हमारी अ, एक लोकशाही प्रणाली की सरकार है, तो दूसरे भी एवेन्यूज हैं जिससे हम इस उस सरकार को मना सकते हैं, उनके ऊपर एक तरीके से फोर्स ला सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। वो सारे प्रकार की खोज होना बहुत जरूरी है और उनका उपयोग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि बापू का काम है तो हम सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे, वो एक टोकनिज्म हो जाएगा आज के जमाने में। जी एक जी। बापू को की भक्ति की एक प्रणाली बनती जा रही है कि भाई 2 अक्टूबर को पदयात्रा कर दो, 2 अक्टूबर को कहीं उपवास कर दो, कोई ऐसा मामला हो जिसपे विरोध प्रदर्शन करना है तो जाके एक दिन के लिए उपवास कर दो। वो एक दिन के उपवास से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उपवास करने की नौबत आती ही है तो वो क्षमता होनी चाहिए कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन उपवास में से उठेंगे। पर उस तक पहुंचने से पहले पहले के सारे पड़ाव में से गुजरने के बाद ही उस पड़ाव तक पहुंचना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम 2 अक्टूबर से आमरण अनशन कर देंगे अगर आप ये साबरमती आश्रम का प्रस्ताव खारिज नहीं करते। ऐसे ये गांधी की सोच या कार्य प्रणाली नहीं थी। बापू इस तरह से काम नहीं करते। वो तो अंग्रेजों को भी चेतावनी देते थे, अंग्रेजों से टाइम माफी देते थे। उनको कहते थे कि सुधर जाओ वरना हमें ये सब करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो उपचार करने नहीं, जाते थे। लेकिन आपको लगता है कि ये सुधर जाएंगे? क्योंकि देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लोग इस समय सत्ता में हैं, तो वो विचार से बापू को नहीं मानते हैं, और वो बल्कि उल्टा सावरकर के भक्त हैं, प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं। सावरकर जी के चित्र भी देखिए पार्लियामेंट में लग गया। और इस समय तो अब 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है। आज ही कल खबर छपी कि मेरठ में जो आपटे था, जिसको फांसी दी गई थी नाथूराम गोडसे के साथ, उसकी कोई मूर्ति लगाई जा रही है। कई जगह जगह भी नाथूराम गोडसे की भी मूर्ति लगाने की कोशिश हो रही। तो आज वो लोग सत्ता में हैं जो नाथूराम गोडसे को हीरो मानते हैं, महिमा मंडन करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांधी की जो लीगेसी है, गांधी की जो पूरी विचारधारा है, विचारधारा तो खैर वैसे भी हो गई, जो उनकी यादें हैं उनको भी समाप्त करने का कोई प्रयास हो रहा हो? नहीं, वो तो है ही, स्पष्ट है कि उनकी यादों को मिटाने की साजिश ऑफिशियली की गई है। और पर प्रजातंत्र में क्या सरकार एक बार बन जाती है तो वो सरमुख हथियार बन सकती है? क्या हमने हमारे प्रजातंत्र को इतना पंगु कर दिया है कि एक बार हम जिस सरकार को चुन ले वो फिर सरमुख हथियार भी बन जाए तो हम बैठे बैठे सिर्फ देखते रहेंगे इसको? ये हमने पूछना चाहिए। मैंने कई बार ये बात सुनी है, साबरमती आश्रम के ट्रस्टियों ने भी मुझे ये कहा है कि भाई आप तो जानते हो ये सरकार कैसी है, हम अगर नहीं करने देंगे, विरोध करने जाएंगे तो हमको हटा देंगे यहाँ से, और वो अपनी मनमानी ही करेंगे। जब एक बार ठान लिया है तो वो किसकी मानने वाले नहीं। तो क्या हमने अपने आप को ये कन्विंस कर दिया है कि हम अब वापस गुलाम बन गए हैं? और अगर हमने अपने आप को कन्विंस कर दिया है कि हम अब वापस गुलाम बन गए, तो फिर बापू की भक्ति का दंभ क्यों करते हैं? अगर बापू की भक्ति करते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली में विश्वास होना चाहिए, उसकी शक्ति पे हमें भरोसा होना चाहिए। फिर लाचार होके ये कह दे कि भाई मोदी साहब तो किसी का सुनते नहीं है, वो तो अपने मन में एक बार ठान लेते हैं तो वो कर ही देते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बेचारे पंगु लाचार गरीब इंसान हैं। तो फिर गांधी की भक्ति कहाँ? और इन लोगों की, जो लोग बापू की भक्ति का दंभ करते हैं, उनकी सावरकर और नथुराम भक्ति भी कितनी दंभी है वो आप देखिए। सावरकर का घर मुंबई में शिवाजी पार्क में है, कभी आप आए तो जाके देखिए कि उसकी हालत क्या है। क्या जो हर बात में सावरकर की भक्ति का ढोंग करते हैं, उन्होंने उसके स्मारक को कुछ करने के लिए कोशिश की है? जब शिवसेना की सरकार यहाँ हुई थी पहली दफा, तो उन्होंने शिवाजी पार्क में सावरकर के घर को छोड़कर एक दूसरा स्मारक उनके लिए बनवाने की घोषणा की और कहा था कि एक बहुत ही भव्य स्मारक वहां बनाया जाए। बस एक मूर्ति लगा दी है उन्होंने। उसके बाद क्या किया है उन्होंने? दिखावा तो हमेशा करते हैं, सावरकर की भक्ति का दिखावा तो हमेशा करते हैं। नथुराम का घर है पूना में, आपको वो पूजनीय लगता है ना व्यक्ति? जितनी मुझे अधिकार है बापू की भक्ति करना, उतना ही उन लोगों को अधिकार है नथुराम और सावरकर की भक्ति करना। मैं उस अधिकार को उनसे छीनने की जरा भी कोशिश नहीं करूँ। हाँ, टीका करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनको नथुराम की भक्ति करना, पूजा करने का अधिकार है, क्योंकि वो खूनी वहशीले लोग, उनकी फितरत खून और वहशीलेपन की। तो फिर वो एक दरिंदे को ही पूजें, पर वो उनका अधिकार है और मैं ना नहीं कह सकता। लेकिन क्या उन्होंने उनके भक्ति के आवेश, भक्ति के कारण जाके नथुराम के उस घर में कुछ करने की करके दिखाया है? कहीं उसके लिए कुछ किया है?
अब जाके जब पता है कि हम ये घोषणा करेंगे कि हम नथुराम की मूर्ति लगाने वाले हैं या आपटे की मूर्ति लगाने वाले हैं, तो 2 दिन के लिए हम ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे और सारे दुनिया की विश्व मीडिया हमारा इंटरव्यू लेगी और दिखाएंगी। इसलिए ये बंदर कैमरा के सामने नाचते, उसके बाद जी। उनकी भक्ति तो हो जाती। और मैं कहता हूँ हर चौबारे पर जहां जहां बापू की प्रतिमा है उसके सामने नथुराम की पिस्तौलधारी प्रतिमा बना दीजिए। आपको अधिकार है वो करने, और चाहें तो उसमें गोलियां ही भर दीजिए और हर 30 जनवरी को शाम को 5:15 बजे उस मूर्ति नथुराम की मूर्ति से बापू की मूर्ति पे गोलियां भी चलवाइए, क्योंकि आपका तो वो एक ही क्षण है ना। हमारे पास तो बापू के 78 साल की जिंदगी का इतिहास है जिसका हम महिमा मंडन कर सकते हैं। आपके पास तो 30 जनवरी का एक ही क्षण है जो आप बातें कर सकते हो, तो उसे भी बनाइए ना। वो तो कुछ नहीं बनाते वो लोग। आपने 30 जनवरी का जिक्र किया। मैं एक बार गया था दिल्ली में 30 जनवरी को, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके वहाँ बापू को अपनी श्रद्धांजलि दूंगा। लेकिन 30 जनवरी को तो वहां से आम आदमी को घुसने नहीं देते हैं। वहां केवल प्राइम मिनिस्टर के लिए सारा रिजर्व हो जाता है। मेरा बड़ा झगड़ा भी हुआ उनसे, प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा वालों से, कि भाई ये क्या मजाक है। तो 30 जनवरी का जो स्थल है वो उसको भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया जाता है। 30 जनवरी नहीं, सिर्फ उसके पहले 2 दिन पहले से वो जो गांधी स्मृति है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए उसको सील करना होता है। और 2 अक्टूबर हाँ। के पहले राजघाट को सील कर दिया जाता है और वहां भी लोगों को नहीं जाना था। मैंने नज़ारा खुद ने देखा है। 2 अक्टूबर को जब मैं राजघाट पहुंचा था तो मुझे कहा गया कि आपको हम यहाँ से आपको जाने नहीं कहेंगे, लेकिन आपको गेट के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। और वीआईपी चले गए, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप जाके अंदर मत्था टेक सकते हो। तो जी। बापू की भक्ति को उन्होंने 5 सितारा तो बहुत पहले बना दिया, और सिक्योरिटी के तो नाम जो पर जो इतनी सुविधाएं करवा लेते हैं सब। जो व्यक्ति आम आदमी की तरह रहता था, कपड़ा पहनता था, जो व्यक्ति भंगी बस्ती में जाके रहता था, और जो बिल्कुल रिप्रेजेंट करता था भारत के आम आदमी को, उनका मसीहा था, उसका जो उसके जो यादगार स्थल को आम आदमी से दूर रखना, तो ये तो बहुत बड़ा, बहुत क्रूरता है एक तरह से। बिल्कुल, ये बापू का ही मजाक उड़ाते हैं। ये जब जब करते हैं तब बापू का अपमान ही है उनका। अपमान करते हैं बापू का। और अपनी अपनी जो वीआईपी प्रतिष्ठा है वो लोगों को दिखाने के लिए वो करते हैं कि भाई देखो, मैं आने वाला हूँ, ये मैं आज का तुम्हारा महाराजा दिग्गज हूँ, और जब मैं आता हूँ तो तुम्हें वहां आने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी परछाई भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। और इसलिए वो अपना एक पूरा वो बना के एक सुरक्षा आवरण लेके आते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब मैं इन वीआईपीओ के साथ आने वाली जो सैनिक होते हैं अपनी बंदूकें लेके जब वो राजघाट में घुसते हैं या गांधी स्मृति में घुसते हैं तो मेरा खून खौलता है, क्योंकि गांधी स्मृति में एक हत्यारा बंदूक लेके गया था और आज सैनिक बंदूकें लेके जाते हैं। उनको इतना भी, वो वीआईपीओ को इतना भी समझ नहीं है कि 3 दिन से जिस चीज को हमने सुरक्षित करके रखा है, उस पवित्र दिन जब हम वहां जाते हैं तो हमारे बंदूकधारी सिपाहियों को बाहर खड़ा करवा के हम अकेले में क्यों नहीं जा सकते। वैसे हर दुनिया में और कहीं भी पास वीआईपी के साथ बंदूकधारी नहीं जाते हैं, नहीं दिखते हैं ये दुनिया में। ये भारत का ही एक विशेष वो है, पहचान है। ये सब अपनी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करने के गिमिक्स हैं। मैं तुमसे अलग हूं और तुमसे महान हूं और मेरा ओहदा तुमसे बहुत ऊंचा है। ये जनता को दिखाने के ढकोसले जो उनको करने पड़ते हैं, उसका ये नतीजा है। और हमने भी ये मान लिया है कि ये भाई हमारे महाराजा हैं, चक्रवर्ती है, वो हमसे अलग ही होना चाहिए। आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को जन समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिला के राजघाट पे मत्थे टिकना जाए, तो आम जनता और प्रधानमंत्री के बीच में फर्क क्या रहेगा। ये है
तो बस जी जी, असली बात यह है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी, आपने इतना समय दिया समझाने के लिए। मुझे बस आखिर में आपकी क्या अपेक्षा है देश के लोगों से, आम लोगों से, कि जो बापू की धरोहर है, और बापू की नहीं, ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट की धरोहर है, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, वर्धा, राजघाट और 30 जनवरी का, जो ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट हैं और गांधी जी की तो यादगार है ही। तो आम लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उसको बचाने के लिए, उस धरोहर को क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम किस तरह से इस धरोहर को बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है जो ये मानता है कि हमारा इतिहास सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि अगर आज साबरमती आश्रम जाता है तो उसकी जगह पे जो किया जाएगा वो एक नया फिक्शनल इतिहास अपने को समझाने की कोशिश की जाएगी, और वो एक कदम होगा अपने इतिहास को अपनी गरज अनुसार बदल देने की कोशिश करने का। और अगर वो शुरुआत हो गई तो फिर हमारे इतिहास का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर वो भी एक तरीके से जो माइथोलॉजिकल ग्रंथों को हम इतिहास मानना शुरू कर दिए हैं, उसी तरह के हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी वही हाल हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें हमारे इतिहास के ऊपर गर्व है, जो अगर हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम पे गर्व है, तो हमने हर किसी ने उसने इसे बचाने के लिए अपने से बनता कार्य करना चाहिए। सरकार को ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम हमारे सेवक हो, हमारे हुक्मरान नहीं। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हम अब बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, आप यही एक मेरा प्रश्न का उत्तर सरकार के पास से मांगिएगा कि जब कोविड में आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, जब कोविड हुआ, महामारी हुई, लोग अस्पतालों के बगैर मर रहे थे, एम्बुलेंसों में उनको रख के उनका इलाज किया जा रहा था क्योंकि अस्पतालों की कमी पड़ गई थी, तो 1200 करोड़ रुपया खर्चा करके एक निर्जीव आश्रम में क्यों उतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्या लोगों की जिंदगी के लिए उसमें से अस्पताल नहीं बनवा सकते आप? ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनवा सकते? ये इसलिए कर रहे हैं कि जब आने वाले कल में वापस आरोग्य सेवाओं की कमी दिखाई दे तो कहें कि देखो उसी कार्यकाल में हमने साबरमती आश्रम कितना भव्य बना दिया। तो ये जवाब पूछना बहुत जरूरी है। जी जी, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आप सही करें कि जो हुक्मरान है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं डेमोक्रेसी में, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनसे सवाल पूछे, और आज लोगों ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, और लोग डरे हुए हैं, सवाल पूछने से लोग डरे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तुषार जी। नमस्कार। और 1 मिनट। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।